Welcome back student, how are you today? In the last lecture we already discussed about the reproduction in the Chlorophyceae family members. हमने इस फैमिली में किस तरह के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी किया. हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी की और उसके बाद असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और इन द लास्ट हमने रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया. यहाँ पर आपको एक नया टर्म्स जानने को मिला जिसको हम तीन अलग अलग साइकिल्स के नाम से बुलाते हैं, जैसे हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल. तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल्स, जिसको हम एल्गा की लाइफ साइकिल कहते हैं. तो लाइफ साइकिल में ये फेजेस पाए जाते हैं, हैप्लॉन्टिक या फिर डायप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक. इनमें से कोई एक फेज़ जो है डोमिनेटिंग होगा. अगर हैप्लॉन्टिक यानी पूरे लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉइड फेज़ डोमिनेंट है तो उसी को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं. अगर पूरी लाइफ साइकिल में डायप्लॉइड कंडीशन डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है तो उसी को हम कहते हैं डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर डायप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक यानी 2n कंडीशन और n कंडीशन दोनों ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं यानी 50-50%, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक कंडीशन. तो लेट अस सी अबाउट द हैप्लॉन्टिक कंडीशन. कुछ ऐसे अलगास पाए जाते हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनकी पाई जाती है. तो उसके एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था यूलियोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगारा. तो लेट अस सी अबाउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये कैसा होता है. हेडिंग डाल दीजिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक साइकिल. हैप्लॉन्टिक साइकिल का मैं फेज बना रहा हूँ. डायग्राम देखिए. So in this way you can see there is a gametic phase जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर n पाए जाते हैं और ये डेवलप होकर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू सिनगैमी की कंडीशन में ही ये 2n कंडीशन यानी डैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है. और डैप्लॉइड कंडीशन जैसे ही जाइगोट अटेन करते हैं जाइगोटिक मियोसिस प्रोसेस हो जाती है और इस जाइगोटिक मियोसिस प्रोसेस की वजह से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है. और पूरे लाइफ साइकिल में ये ज़्यादातर कंडीशन में कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में. इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट. तो मैक्सिमम पोर्शन यू कैन सी इज़ अ गैमेटोफाइट एंड स्मॉल पोर्शन इज़ जाइगोट यानी गैमेटोफाइट, जाइगोफाइट जहाँ पर सिनगैमी हुई और उसके तुरंत बाद ही मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फर्दर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है. और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, एन कंडीशन में. तो बॉडी कैसी होती है, एन, हैप्लॉन्टिक. और दैट इज़ वाई दिस लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, right. So that is how we can understand हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऐसे ही डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और उस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पर यानी मैक्सिमम जो फेज़ होती है वो 2n की होती है और इसके रिवर्स जो जाइगोटिक फेज़ होती है यानी एन फेज़ जो होती है 2n फेज़
यहाँ पर 2n फेज मैक्सिमम पाई जाती है और n फेज मिनिमम पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट डायग्राम ड्रा करते हैं डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, कि किस तरह से डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है और उसका डायग्राम कैसा होता है। तो इसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट है डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, जो मैक्सिमम फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है और ये स्पोरोफाइट 2n कंडीशन में पाए जाते हैं। डायग्राम में देखते हैं कैसे। राइट, स्पोरोफाइट स्टेज, राइट। इसके बाद ये गैमेटोफाइट स्टेज जो कि शॉर्ट में पाई जाती है। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। गैमेटोजेनेसिस और फर्दर यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो 1 से 2, 2 से 4, जस्ट लाइक दैट। This phase is known as meiosis, right? यानी ये जितने भी यहाँ पर स्पोर्स है दे आर n condition, haploid condition, right? Now these haploid further goes for syngamy. और syngamy के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो दे बिकम 2n जाइगोट and it is 2n condition. So in this way you can see कि whole body is sporophyte and during the gametogenesis process they become haploid. तो इस तरह से जो मैक्सिमम पार्ट है लाइफ साइकिल का वो कैसा पाया जाता है, डायप्लॉन्टिक, राइट। सिर्फ यहाँ की आपको ये जो फेज दिख रही है इस पे ही ये एन कंडीशन में पाए जाते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद। देन आफ्टर सिंगेमी के बाद ये वापस से फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि 2n कंडीशन होती है और पूरी लाइफ साइकिल में ये ज़्यादातर स्पोरोफिटिक स्टेज में पाए जाते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ डायप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉलरपिया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉलरपिया। ये भी एक अलगा है और जिसमें इस तरह की डायप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल पाई जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस लाइफ साइकिल इज़ रनिंग और किस तरह से हैप्लॉन्टिक और डायप्लॉन्टिक की ये स्टेज चलती रहती है। तो मैक्सिमम लाइफ जिसमें ऑर्गेनिज्म की स्पेंड होती है, उसी हिसाब से हम उस लाइफ साइकिल का नाम देते हैं, उसको हैप्लॉइड या डायप्लॉइड कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी फैमिली मेम्बर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। Now look about the economic importance of the member of Chlorophyceae. First है food. Chlorophyceae के members को एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्लोरेला है, पैरिनोडोसा कहते हैं इसको हम स्पेस एल्गा भी कहते हैं, क्योंकि जो भी स्पेस साइंटिस्ट हैं या एक्सोबायोलॉजिस्ट हैं इनका इस्तेमाल फूड के लिए करते हैं, ऑक्सीजन के लिए, डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है बाय ह्यूमन एक्टिविटी उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं और स्पेस में ये लॉन्ग टर्म तक ह्यूमन के साथ रहते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं। तो क्लोरेला अप टू 50% प्रोटीन्स, 20% फैट और 20% कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं। साथ ही विटामिन ए और B1 ख़ास तौर से पाया जाता है। इनमें B2, B12, C और E भी गुड अमाउंट में पाए जाते हैं और इसीलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो सोयाबीन और स्पाइनच के इक्विवेलेंट पाई जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अल्वा जिसको हम से लेट्यूस कहते हैं एंड कोडियम, इसका इस्तेमाल हम एज अ सलाद करते हैं जो कि एक तरह का एल्गा है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेस एल्गा, हम इसको स्पेस एल्गा भी कहते हैं। First, it is a good source of proteins. 50% प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। ट्वेंटी % इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट इसमें करीब 20% जितना फैट की भी सिंथेसिस होती है, 20% फैट। ये हो गए नेट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, प्लस इसमें बहुत सारे विटामिन की भी सिंथेसिस होती है, लाइक विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा, B1, B2, B12C, B12C एंड E, ये सारे विटामिन की सिंथेसिस क्लोरेला के अंदर पाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाउ मच इट इज़ अ न्यूट्रेटिव, न्यूट्रिशन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल एज अ सिंगल सेल प्रोटीन की तरह किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन। दूसरी खास बात क्या है, जब हम इसको स्पेस में ले जाते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें मिलती है, प्लस दे हेल्प टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेस सेटल के अंदर जो भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंट टाइप के
न्यूट्रिशन वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है, राइट। सो इट इज़ आल्सो नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन्स, क्लियर। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बताई जाती है सोयाबीन और स्पेनिश की इक्विवेलेंट और अल्वा एंड कोडियम, अल्वा एंड कोडियम। इन अलगा को हम एज अ सलाद यूज़ करते हैं, सैलड, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड। नेक्स्ट आता है सीवेज ऑक्सीडेशन। या सीवेज ट्रीटमेंट। ऑक्सीडेशन, now what is in the sewage oxidation process? क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है तथा इससे रिलेटेड और भी स्पीसीज़ है जो कि सीवेज ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, जो क्या करती है वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है और ये ऑक्सीजन वहाँ पर पाए जाने वाले एरोबिक बैक्टीरिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो आसानी से डीकम्पोजिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ये अलगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे इंक्रीज द ऑक्सीजन वैल्यू इन द वाटर, और ऑक्सीजन की जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो जो ऑक्सीडेशन करने वाले या एरोबिक रिस्पायरेशन वाले बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ बराबर होने लगती है और ये आसानी से डिकम्पोज कर पाते हैं जितने भी ऑर्गेनिक डेड मटीरियल्स हैं। सो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि हाउ दे वर्क। तो इसमें सीवेज ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और ये वाटर में ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। क्लोरोफायसी के मेंबर्स एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आते हैं, जैसे क्लोरेलिन है। क्लोरेलिन इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लोरेला, क्लोरेला से क्लोरेलिन निकलता है। एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लोरेलिन LLIN, क्लोरेलिन निकलती है और इसको एज अ एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, राइट। क्लोरेला से निकलने वाला क्लोरेलिन एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है लार्विसिडल प्रॉपर्टी। लार्विसिडल प्रॉपर्टी, ये लार्विसिडल प्रॉपर्टी क्या होती है? लार्वा को किल करने की क्षमता। तो कैरा, नाइटेला, ये कुछ ऐसे अलगाए हैं जो लार्वा को किल कर सकते हैं और दे कैन किल द मॉस्किटो लार्वी एज वेल, राइट। तो आप एग्जांपल लिख ले, कैरा एंड नाइटेला। They can kill mosquito larva as well because they have a larvicidal property, और इस तरह से हम नेचुरली मॉस्किटो को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिज्म, यानी कुछ ऐसे अलगा पाए जाते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं
पैरासिटिक मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे अलगा को हम कहते हैं पैरासिटिक अलगा। इसके एग्जाम्पल यूजली दे आर ग्रीन और अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटिक, एग्जाम्पल सिफेरस वायरेसेंस। ये अलगा की वो वैरायटी है जो पैरासिटिज्म कॉज करती है और ये डेवलप होते हैं कहाँ पर? टी में, चाय की पत्तियों में। और इनकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी लीफ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, the land plants have evolved from the Chara, like green alga. Tetrasporine line of evolution is most accepted. ये माना जाता है कि जो ज़मीन पर या टेरेस्ट्रियल लैंड कंडीशन में प्लांट पाए जाते हैं वो सभी कैरा जैसे ग्रीन एल्गा से डेवलप हुए हैं। इट इज़ बिलीव कि मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो कैरा जैसी स्पीसीज से डेवलप हुए हैं। कैरा में वो प्रॉपर्टी थी जो एक नॉर्मल ट्री या प्लांट में पाई जाती है। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैरा बाय विच वी डू अंडरस्टैंड कि हाउ मच दे आर सिमिलर टू द लैंड प्लांट्स, राइट? So in this diagram you can see this is branchlet, इनको branchlet कहते हैं, यानी ब्रांच लाइक जो छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है। Now this is known as internodes, और ये इंटरनोड्स आपको दिखाई पड़ते हैं किसमें? प्लांट्स में। इंटरनोड, और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे नोड्स, और नोड्स में ही पूरा ब्रांचलेट की यहाँ पर ग्रो करते हैं एक साथ, और बीच बीच में पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल these are तो काफ़ी कुछ ये सिमिलर है प्लांट जैसा, क्योंकि प्लांट्स में भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ब्रांचिंग पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ प्लांट जैसा मैच भी कर रहा है, और ये माना भी जाता है कि कैरा से ही लैंड या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है। एग्जाम्पल है कैरा।